हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सब बढ़िया चल रहा होगा आपका कैपिटल गेन चैप्टर अच्छे से। जैसा मैंने कहा है वैसा इंस्ट्रक्शन आप सभी फॉलो कर रहे होंगे। डेली रिवीजन करना है, जितना होमवर्क दिया वो कंप्लीट करना है, प्लस अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो पुराना रिवीजन यानी कैपिटल गेन स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से फिर से रिवाइज करना है। ये बात बार बार बोलूंगा मैं, तभी आपको समझ में आएगी। और यकीन मानो अगर मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो तक बिजनेस हेड पर ले गया था, मैं सेक्शन 32 समझाया था, क्योंकि वो सेक्शन डेप्रिशिएबल असेट का कॉमन है। या तो बिजनेस हेड का डेप्रिशिएशन लगेगा सेक्शन 32, और सेक्शन 32 अगर किसी कारण से नहीं लग पाएगा तो समझ जाना वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी एक होगा, या तो कैपिटल गेन में आएगा या बिजनेस हेड में। तो बिजनेस हेड में कब आएगा, मैंने आपको समझाया था कि आप प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है वो बैलेंस पॉजिटिव हो और एटलीस्ट वन असेट इन ब्लॉक, कम से कम एक असेट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आ जाएंगे कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन में आप आए पेज नंबर 5 नोट्स पर, और सिंघानिया बुक में अगर देखना चाहें तो पेज नंबर 307 पर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50, तो वहां था सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का बिजनेस हेड में, और यहां है सेक्शन 50। दोनों में से कुछ भी एक सेक्शन लगेगा। तो अब हम ये समझ लेते हैं क्या लिखिए दो सबसेक्शन यहां। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 पढ़ के देखिए आप। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट इज 0। क्या हो जाए 0। और नेगेटिव, तो नेगेटिव तो होती नहीं है, तो नेगेटिव मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ऐसा कब होता है मैंने आपको बताया था कि आपने ओपनिंग WDV लिखी 50,000, फिर आपने असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लिखी यहां पे, मान लो 20,000। अब हो गई आपकी 70,000। यहां पर दो असेट थी आपकी ए और बी, ये एक और असेट आपने खरीद ली सी नाम की। इसमें से आपने एक बेच दी, मान लो बी वाली बेच दी आपने। अब बी वाली बेच दी आपने 80,000 रुपए में, बी बची। तो आपका बैलेंस तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन असेट तो अभी भी आपका ए और सी नाम की दो असेट। बट नेगेटिव अगर आ रहा है आपका बैलेंस, तो आप डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे क्या? नहीं, वहां कंडीशन क्या बता दी, इज पॉजिटिव। तो डेप्रिसिएशन नहीं लग पाया, यानी सेक्शन 32 नॉट एप्लीकेबल। तो फिर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 50। सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1, इफ ऑन द लास्ट डे बैलेंस WDV ऑफ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की क्लोजिंग WDV आप क्या पाओगे? क्लोजिंग WDV आप नील कहोगे, क्योंकि जो नेगेटिव फिगर है ये तो कैपिटल गेन है, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यही तो है। यानी अगर मैं इसको कैपिटल गेन वाली स्टाइल में लिखूं तो सेल्स कंसिडरेशन हो गया 80,000। क्या हो गया? सेल्स कंसिडरेशन 80,000। और कॉस्ट कितनी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70,000। इंडेक्सेशन तो होता ही नहीं, मैंने कहा था डेप्रिशिएबल असेट पे कभी इंडेक्सेशन नहीं होता है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना होगी। ये असेट्स ए और बी भले 10 साल 20 साल पुराने भी होगी तो फिर भी इंडेक्सेशन कभी नहीं करना है। ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म कहलाती है, मैंने नोट्स में लिखा भी है। तो 10,000 रुपए जो नेगेटिव आया था, एक्चुअली ये गेन था। आप ध्यान से देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये गेन में चला गया, इसलिए ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई? 0 वैल्यू है, और दो असेट है ए और सी। अब नेक्स्ट ईयर फिर कुछ परचेस किया आपने, तो एक्वायर एंड पुट टू यूज, सोल्ड किया तो सोल्ड, वापस ये सब चलेगा। तो ब्लॉक वैल्यू नील पे भी आगे चलता है, असेट है लेकिन नील वैल्यू। तो एक रीजन ये हुआ, when asset available but closing balance of block is nil, 0 हो जाए, because of sales consideration of asset is more than cost। तो हमने इसको क्या माना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना 70,000 को, है ना। तो सामने क्या लिखा हुआ पढ़े? सामने लिखा है देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, यानी सेक्शन 50 इसी बात का तो है कि कॉस्ट क्या मानना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ओपनिंग WDV
plus actual cost of any asset falling in the same block acquired during the previous year. जो भी एसेट आपने एक्वायर की वो तो ओपनिंग प्लस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एक खास बात, वेदर पुट टू यूज और नॉट, वहां जब हमने पढ़ा था सेक्शन 32 में तो यहां पर वही एसेट लेते थे जो पुट टू यूज, अगर एक्वायर करके रख ली पुट टू यूज नहीं की तो ब्लॉक में इंक्लूड नहीं होती थी। और यहां एक फर्क क्या आ गया कैपिटल गेन में सेक्शन 50 में, यहां कॉस्ट किसे कहेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस ओपनिंग WDV प्लस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वेदर पुट टू यूज और नॉट, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। ठीक है, और उसको सेल्स में से माइनस कर देंगे तो गेन आ जाएगा, इंडेक्शन का झंझट नहीं, इसलिए बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो एक सेक्शन ये हुई। दूसरा सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, व्हेन द ब्लॉक ऑफ असेट इज एम्प्टी ऑन द लास्ट डे। ब्लॉक ऑफ असेट एम्प्टी होने का मतलब क्या, खाली हो गया ब्लॉक, सारे एसेट बिक गई। तो अब मान लो इसी एग्जांपल में सब कुछ सेम रखता हूं मैं, ये सब वर्ड हटा देता हूं। इस केस में आपने जो 80,000 रुपए में बेची है, ये 80,000 रुपए में आपने सारे असेट बेच दी, ए बी सी तीनों असेट बेच दिया आपने। ठीक है, तो अब तो आपका ब्लॉक ही खत्म हो गया। अब तो क्या बताऊं मैं, ब्लॉक में एक भी एसेट बची क्या, कोई एसेट ही नहीं बची। तो अब उस कंडीशन में भी ये कहां चले जाएगा, ये कैपिटल गेन चैप्टर में आ जाएगा। सेक्शन 32 नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 50 में आ जाएगा। लेकिन ये हो गया सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, व्हेन ब्लॉक एम्प्टी मींस ऑल असेट्स सोल्ड आउट। तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में दो सिचुएशन बन सकती है। 70,000 रुपए की चीज मैंने 80 में बेची तो गेन आ रहा है, और 70,000 रुपए की चीज मान लो मैं 60,000 में बेचता, एबीसी तीनों असेट 60,000 में बेचता तो 10,000 पॉजिटिव आता। क्या तब डेप्रिसिएशन लगा पाता, क्या तब सेक्शन 32 लगा पाता, नहीं, तब भी सेक्शन 32 नहीं लग पाता। क्यों, क्योंकि ऑल असेट सोल्ड आउट, सब बिक गई, ब्लॉक खाली हो गया। और जब ब्लॉक खाली रहता तो मैंने बताया था सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता, इवन इफ पॉजिटिव। वहां दो कंडीशन बताई थी, पॉजिटिव भी होना चाहिए और एक और वर्ड था, एंड एटलीस्ट वन असेट, कम से कम एक तो बचती, एक भी नहीं बची। तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 जो है एम्प्टी ब्लॉक का है, तो इसमें आपका सेल्स कंसिडरेशन 80,000 है, इस केस में सेल्स कंसिडरेशन 60 है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे मानना है आपको, सामने वही लाइन लिखी हुई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस ओपनिंग WDV प्लस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 70,000 कॉस्ट होगी। तो यहां पर आपका गेन भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है 10 का। इस केस में गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। देखो ध्यान से, कम में बिकेगी तो लॉस, ज्यादा में बिकेगी तो गेन, हो गया ना। तो जब सारा ब्लॉक खाली हो जाएगा तो 100% वो आप सेक्शन 32 छोड़ के सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 पे आएगा। और सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में क्या हुआ था, एक बार फिर वहां चलता हूं। वहां ये हुआ था कि वहां आपने सारे एसेट नहीं बेची थी, सिर्फ कौन सी एसेट बेची थी, सिर्फ भी एक एसेट बेची। अगर एक एसेट बेची है और नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या हो गया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया था। लेकिन अगर एक एसेट बेची हो, 70,000 की एसेट थी, 50,000 ओपनिंग में थे, 20,000 रुपए में एक और खरीदी थी, 70 हो गए, 70 में से आपने सिर्फ बी एसेट बेची, तो अभी बची कौन कौन सी, ए और सी। तो बैलेंस पॉजिटिव भी है और ब्लॉक में एसेट भी है, तो फिर यहां सेक्शन 32 अप्लाई होगा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कब अप्लाई होता है, जब बैलेंस जीरो हो जाए। जीरो कब होता है, जब नेगेटिव आए, इसलिए मैंने वहां नेगेटिव लिखा। अगर यहां बैलेंस, अगर ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जो है नॉन एम्प्टी ब्लॉक का है, मतलब वहां एसेट तो है, ठीक है, बट बैलेंस जीरो हो गया। अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो फिर सेक्शन 32 लगेगा, फिर गेन थोड़ी लगेगा, फिर आप इसको गेन लॉस में लाओगे ही नहीं, चाहे वो एसेट बिकी। ये खास बात, यानी इस कंडीशन में हमेशा गेन ही होगा, लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉस हुआ मतलब पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो सेक्शन
लगेगी नहीं, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं तो और बात समझना है। वैसे ये भी क्वेश्चन जैसे ही था, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंघानिया में आप आए 307 नंबर पेज पर 101.3 P1 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पर आए। अब आपको इतना सा याद रखना है, दो तरह के ब्लॉक होंगे, एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी ब्लॉक। एक्स लिमिटेड ऑन्स टू प्लांट ए एंड बी, डेप्रिसिएशन रेट 15%, यानी ब्लॉक हो गया आपका क्या, ब्लॉक हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, 15% का ब्लॉक हो गया। और क्या है इसमें, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ड्यूरिंग द वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 19, तो ओपनिंग WDV जो है 1 अप्रैल 19 को ए और बी दोनों की मिलाकर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ब्लॉक की 8,16,000, 8,16,000, ठीक है। ये आपकी P1 क्वेश्चन में है, P1 क्वेश्चन में ऐसा है 8,16,000। फिर क्या है, ऑन 1 जून 19 इट परचेस प्लांट ओल्ड, पुराना प्लांट खरीदा, कुछ ने लिखा था तो पुट टू यूज भी सेम डे बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन 15% है, इसलिए इसी ब्लॉक का है, तो प्लांट है और 15% मींस इसी ब्लॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर 1 लाख रुपए, तो 1 जून को आपने एक प्लांट खरीद लिया, परचेज कर लिया, कितने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब आपकी वैल्यू हो गई 9,16,000। फिर क्या है, ऑन 5 नवंबर इट ट्रांसफर प्लांट ए 1,30,000, एक्सपेंसेस 500 रुपए। ए और बी दो प्लांट थे इनके पास, एक प्लांट और खरीद लिया इन्होंने सी, तो अब इनके पास 3 प्लांट हो गए, ए बी और सी, 3 प्लांट है यहां पे। इसमें से इन्होंने क्या किया, बेचा कौन सा, तो सोल्ड कर दिया, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन्होंने कौन सा प्लांट बेच दिया, ए प्लांट बेच दिया। तो मैंने आपको यहां लिखवाया था कि जो प्लांट बेचेंगे उसके कॉस्ट भी इग्नोर कर दो। वो एक ए कितने का था, प्लांट ए वाज परचेज फॉर 45,000 इन 2014, तो ओरिजिनल कॉस्ट 2014 में 45 थी, कोई मतलब नहीं। यहां उसकी WDV थी, कोई मतलब नहीं। डेट क्या, उससे भी मतलब नहीं, मैंने आपको लिखवाया था इग्नोर, सिर्फ क्या लिखना है, कंसिडरेशन, और वो भी नेट कंसिडरेशन लिखना है। सिंघानिया बुक में गलत किया हुआ है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत किया है। नेट कंसिडरेशन 1,30,000 में बेची और 500 रुपए का खर्चा हो गया, 1,30,000 रुपए में बेची और 500 रुपए तो खर्च हो गए ना, तो नेट तो आपका 1,29,500 ही रिकवर हुए। अब बैलेंस आपका कितना बच रहा है, इस तरीके से, तो आपका बैलेंस हो जाएगा यहां तक 7,86,500, ठीक है। 7,86,000, 9,16,000 माइनस 1,295,000, 7,86,500। तो आपको पहले ब्लॉक कंसिडरेशन सेक्शन 32 वाले स्टाइल में ही करके देखना आप, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन 32 को देना है। अब हम देखते हैं क्या सेक्शन 32 लग पा रहा है। अगर उन्होंने लिखा है फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन, तो नंबर 1 आप बताओ, यहां पर बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है। एक बात तो ये सेक्शन 32 की कंडीशन क्या थी, बैलेंस पॉजिटिव एंड एटलीस्ट 1 असेट, तो असेट तो है ना यहाँ, ए बी की, एक बी की सी, और बी और सी तो बाकी है ना, 2 असेट बाकी है यहाँ, बी और सी, तो बी असेट बाकी है, सी असेट बाकी है, तो क्या अप्लाई होगा, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो एक बार फिर समझ लेना, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन इस पर निकलता है, यहां नहीं देखते, यहां देखते, इस अमाउंट पर ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, इससे ज्यादा पर नहीं। और इसमें भी 2 हिस्से होंगे, अगर इसमें से कोई लेस देन 180 डेज वाली है तो ये जून में खरीदी, इसका मतलब तो मोर देन 180 डेज है, और बाकी सारे एसेट तो मोर देन होती है, इसका मतलब सारे एसेट्स मोर देन 180 डेज वाली है, तो इसलिए फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे 15% से। अगर इसकी डेट दिसंबर होती तो मैं क्या करता, इस 1 लाख रुपए पे 7.5% लगाता, और बाकी बचे 6,86,500, यानी 7 में से 1 लाख पे अलग लग जाता, 2 हिस्से हो जाते, इस पे 1 लाख पे आधा लग जाता, और बाकी बचे 686,500 पर पूरा 15%, तो इसके 2 हिस्से होते। और ये अकेली एसेट ही मान लो 8 लाख की होती, 8 लाख की, तो क्या 8 लाख पे लगाता, नहीं, 8 लाख पर नहीं लगाता, फिर मैं किस पे लगाता, इस अमाउंट पे लगाता, पूरे 786,500 पे 7.5 लगाता, और इस पे नील, कुछ भी नहीं लगता,
क्योंकि अगर ये 8 लाख की होती तो, क्योंकि मुझे इस अमाउंट, ये मेरी लिमिट है, ये लक्ष्मण रेखा है, इससे बाहर नहीं जा सकता। जो भी करना है इसी में से करना। बट फिलहाल तो आपकी सारी एसेट्स मोर देन वाली, इसलिए इस पूरे पे 15% से लगा देते हैं हम 15%। तो 117,975 ये डेप्रिशिएशन हो गया, ये क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी है। कैपिटल गेन लॉस 0, कोई गेन लॉस होगा ही नहीं। तो जब सेक्शन 32 लगेगी, जब कैपिटल गेन लॉस कुछ भी नहीं होगा, ये कंसेप्ट है। इवन इफ असेट सोल्ड आउट, बेची बट फिर भी गेन लॉस नहीं होगा, यही खास बात है इस सेक्शन की। इसके पीछे देखो पेज नंबर 308 पर P2, सपोज इन दिस क्वेश्चन प्लांट इज ट्रांसफर फॉर 9,50,000। अब P2 कहना चाहते हैं, P2 में कह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा, यानी वही 8,16,000 ओपनिंग बैलेंस, वही 1 लाख की एक असेट खरीदी, वही 9,16,000 हो गए। अब ये असेट कितने में बिकी होती है? अगर 9,50,000 में बिकी होती है, 9,50,000 में बिकी होती, 500 रुपए एक्सपेंडिचर लग जाते हैं, तो 9,49,500 ये आता। तो 9,16,000 माइनस 9,49,500 मीन्स 33,500 नेगेटिव आते। हालांकि असेट है यहाँ बी और सी। तो अब बताएं, जब नेगेटिव बैलेंस आई मीन्स वेन एवर सेल्स कंसिडरेशन इज मोर देन कॉस्ट, 33,500, तो यहां पर सेक्शन 32 नॉट एप्लीकेबल। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? अंडर सेक्शन 32 नील, 0 हो जाएगा। क्लोजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी नील। और ये कहां चले जाएगा? ये चले जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसको आप सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख देना, या इसको रिवर्स स्टाइल में लिख देना कि सेल्स कंसिडरेशन 9,49,500 माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विशन। कॉस्ट ऑफ इक्विशन मींस ओपनिंग डब्ल्यूटीवी प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, 9,16,000, तो 33,500 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वर्टिकल लिखो या इस तरह, मतलब रिवर्स, सेल्स पहले लिखो कॉस्ट बाद में, या कॉस्ट पहले लिखो सेल्स बाद में, क्या फर्क पड़ना। इजी ये रहेगा आपके लिए कि आप पहले इस कंसेप्ट से चलो। नेगेटिव आए तो उसको शॉर्ट टर्म लिख देना कैपिटल गेन, पॉजिटिव अगर आए तो डेप्रिसिएशन लगा देना। इसी के आगे P3, suppose in P1 plant is transferred for 20,000 on 5th November, plant B is transferred in December and plant C is transferred on January 20। तीनों प्लांट भेज देते इसी क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में अगर तीनों प्लांट भेज देते वो, तो तीनों प्लांट जब भेज देते ये भी, तीनों ड्यूरिंग द ईयर बिके, आप डेट देखो सब 19-20 में बिके, तो सारे प्लांट, तीन तो प्लांट थे, तीनों बिक जाते, तो पढ़ते से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लॉक खाली हो चुका है, एम्प्टी ब्लॉक। जब तीनों प्लांट बिक जाएंगे तो अब बैलेंस पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? डेफिनेटली सेक्शन 32 लग ही नहीं सकता, तो मैं सेक्शन 32 से करूंगा ही क्यों? फिर सीधे इधर नहीं आ जाऊंगा कैपिटल गेन चैप्टर में। अब कौन सा रहेगा? जब एम्प्टी ब्लॉक हो तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, उसमें क्या होगा? उसमें सीधे सीधे इस केस में क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हटा देंगे सीधे आप ये लिख देंगे सेल्स कंसिडरेशन, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सेल्स कंसिडरेशन सभी का, ए का, बी का, सी का, सबका मिला के। ए बिका कितने में? 20,000 में, बी बिका कितने में? 15,000 में, और सी बिका कितने में? 25,000 में, 60,000 में। बस आप ये देख लेना कि ये सब बिके होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर 1920, क्योंकि कैपिटल गेन अराइज होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। और डेट का झंझट इसलिए नहीं है ज्यादा क्योंकि हमें वहां तक का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, वो कंसेप्ट तो है ही नहीं ना। लेस कॉस्ट ऑफ इक्वेशन विदाउट इंडेक्शन, इंडेक्शन तो होता है। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मींस ओपनिंग डब्ल्यूटीवी प्लस असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वेदर पुट टू यूज और नॉट। तो ओपनिंग डब्ल्यूटीवी क्या? ओपनिंग थी 8,16,000 और एक्वायर्ड कितने की? 1 लाख, तो 9,16,000 ये कॉस्ट हो गई आपकी। तो आपको पता है कि हमें जब ब्लॉक खाली हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मेट से करेंगे क्यों क्वेश्चन? हम कैपिटल गेन वाले फॉर्मेट से करते हैं ना। कैपिटल गेन वाले फॉर्मेट में पहले सेल्स कंसिडरेशन आता है, फिर एक्सपेंसेस अगर हो तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 1650, तो एक्सपेंसेस भी माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1650 ये भी माइनस कर देंगे। तो कैपिटल गेन का फॉर्मेट है सेल्स कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से सेक्शन में हुई है? सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, बिकॉज ब्लॉक इज एम्प्टी ब्लॉक, ऑल एसेट्स सोल्ड आउट। तो अब यहां पर गेन आया लॉस आए, जो भी आए, तो जब सारी एसेट बिक जाएगी तो गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। 60,000 में बिकी, 1650 रुपए का खर्चा लग गया है और 9,16,000 रुपए की, तो 8,57,000, 8,57,650 ये आपका आ गया लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। और सेक्शन 32 की बात करूं अगर मैं, तो क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी ब्लॉक की क्या हो जाएगी? नील, खत्म हो गया ब्लॉक, 0। तो आप सिंघाने के सॉल्यूशन मत देखना है तीनों क्वेश्चन, P1, P2, P3 मैंने जो करवाया तरीका उस तरीके से लिख के रखना, सॉल्यूशन कट ही कर लेना वरना एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। P1, P2, P3 क्लियर है। सेक्शन 50 जो डेप्रिशिएबल एसेट के अगर कोई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में हो तो आप कर लेना, ठीक है। लेकिन स्टडी मटेरियल में आप ध्यान रखना वही क्वेश्चन करना जो मैं सेक्शन बताते जा रहा हूं। मैंने बोला अभी तक मैंने आपको एसएम में कुछ भी होमवर्क नहीं दिया, अभी करना भी मत, क्योंकि हो सकता है कि सिंघानिया का जो सीक्वेंस और उसके सीक्वेंस में अंतर हो। इस चैप्टर में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कोई रूल जो मैंने अभी तक नहीं समझाया वो उसमें आ गया हो पहले, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट सेक्शन 50 पर अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन बना हुआ हो तो वो कर लेना, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सेक्शन 50 का। आगे चलते हैं नोट्स में 5th नंबर पॉइंट। मैंने आपको एक बार बताया था कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन में समझाता हूं, तो उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा। तो यहां पर नोट्स में 5th नंबर पेज पर कैपिटल गेन इन सर्टेन स्पेशल केसेस में लिखा है, फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। याद रख सके तो अच्छा है, नहीं तो कंसेप्ट तो समझ लेना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी ज्वेलरी इकट्ठी हो गई घर में, अब घर में जो ज्वेलरी होती है पर्सनल होती है बट फिर भी वो कैपिटल एसेट होती है। उसने सोचा यहां से बेचूंगा अगर तो कैपिटल गेन लगेगा, तो उसने क्या करा, दुकान खोल ली, इसको स्टॉक बना लिया, वहां से बेच दिया, तो कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक। एक और एग्जांपल दिया था लैंड का, आपके पास बहुत सारी जमीन थी आपकी खुद की, आपने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बिल्डर बन जाता हूं, मैं खुद ही कॉलोनाइजर बन जाता हूं, कॉलोनी डेवलप कर दूंगा। तो आपने सारे लाइसेंस लेके और परमिशन लेके कॉलोनी डेवलप कर दी, आपने वो जमीन स्टॉक के रूप में बेची, मींस प्लॉट वाइज बेची, तो आपने अपने कैपिटल एसेट कन्वर्ट की स्टॉक इन ट्रेड में। तो क्या इसे ट्रांसफर मानते हैं? मैंने कहा था यस, इट इज ट्रांसफर एंड टैक्सेबल, बोथ बिजनेस इनकम एंड कैपिटल। बट हाउ टू कैलकुलेट, अब हम सीखते हैं इसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग CIT वर्सेस बाई श्रीन बाई के कुका 1962 रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रूल। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट जब कोई केस देता है और उस केस को गवर्नमेंट अगर नहीं मानना चाहती तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका रहता है कि अमेंडमेंट लाए। तो पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करते थे, अब मैंने मान लो वो जमीन, वो लैंड आज से 10 साल पहले 1 लाख में खरीदा था और आज मैंने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिल्डर बन गया मैं, तो बिजनेस हेड में आ गया। अब वो स्टॉक मैंने बेच दिया, तो अब यहां बिजनेस में तो मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा, 1 लाख रुपए में खरीदा और बेच दिया यहां पर 10 लाख में, और बहुत सारे खर्चे डाल दूंगा तो मैं अपना प्रॉफिट कम कर दूंगा। जबकि अगर ये चीज कैपिटल गेन में होती तो कैपिटल गेन में आप क्या लेस कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा सेलिंग एक्सपेंसेस, बस बहुत सारे खर्चे, सैलरी, रेंट, कमीशन वगैरह वगैरह, P&L अकाउंट में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो पहले इस कन्वर्जन पर जितना एप्रिसिएशन होता था, यानी जो लैंड आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 8 लाख रुपए थी, तो 1 लाख की चीज 8 लाख हो गई बिजनेस में, फिर 8 लाख की चीज आपने 10 में बेच दी, तो ये एप्रिसिएशन जो हुआ 1 से 8, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इट इज नॉट टैक्सेबल। 1962 में केस था।
फिर गवर्नमेंट रूलिंग लाई, क्या रूलिंग लाई? नाउ इट इज टैक्सेबल, बट रूलिंग लाने में भी टाइम लग गया। कब आई रूलिंग? 1 अप्रैल 1984। तो क्या हुआ था, वापस उस पैराग्राफ को पढ़ करता हूं। इन दिस रूल एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट, एप्रिसिएशन 1 लाख का 8 लाख होना बिटवीन द डेट ऑफ परचेज, आज से कुछ साल पहले खरीदी तब, एंड द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन कन्वर्ट किया वहां तक, जिस दिन बेचा उस दिन नहीं, जिस दिन कन्वर्ट किया। तो कन्वर्जन पे फेयर वैल्यू कितनी? 8। तो ये एप्रिसिएशन जो था इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स पहले से। नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 84 कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, या बल्कि कहूं कन्वर्जन ऑफ एनी कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द टैक्स पेयर इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। पहली बात तो क्या मानने लगे? इसको ट्रांसफर मानने लगे, और ट्रांसफर मानने लगे तो कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है, मींस इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कन्वर्जन टेक प्लेस। ट्रांसफर कब मानना है? जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उस ईयर को ट्रांसफर मानेंगे। यानी एक तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग मानते हैं। आपने एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, तो ये समझ लो कि बिजनेसमैन ने अपनी कैपिटल एसेट बिजनेस को बेच दी। कितने लाख में? 8 लाख रुपए में। ये कंसेप्ट है, तो आप इस तरह से सोच के चलेंगे। तो जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब उस ईयर में उसने एक तरीके से अपनी एसेट अपने बिजनेस को बेच दिया। बिजनेस जाने जो करना है, ठीक है। नंबर 2, 2 टाइप्स ऑफ इनकम, बिजनेस एंड कैपिटल गेन कैलकुलेटेड इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। 2 तरह की इनकम निकालना है, लेकिन निकालना किस ईयर में? व्हेन स्टॉक एक्चुअली सोल्ड, नॉट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। आप लिख ले, नॉट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। टैक्स लायबिलिटी अराइज इन द ईयर व्हेन स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली सोल्ड आउट। और तीसरा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी ट्रीटेड as sales consideration for the purpose of capital gain, and the same fair market value will be treated as cost of purchase for business income. यानी मैंने कहा एंटिटी कंसेप्ट मानो आप। क्या मानो आप? एंटिटी कंसेप्ट। मैं इस पूरे को एक एग्जांपल ड्राफ्ट करके बताता हूं आपको। सपोज मिस्टर एक्स परचेज अ लैंड या ज्वेलरी, कुछ भी मान सकते हैं आप, एनी कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट, या शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एनी कैपिटल एसेट, शेयर्स, मेरे पास बहुत सारे शेयर इकट्ठे हो गए, फिर मैं खुद ही स्टॉक ब्रोकर बन गया, ठीक है। तो मैं बात कॉमन समझा रहा हूं आपको। एनी कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट, कुछ भी मान लो आप। ये उसने खरीदी थी सपोज 1 जून 2010 में 10 लाख रुपए में। ये कॉस्ट है, क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है। और यहां वही रूल रहेगा अपनी जगह। अगर ये 1 अप्रैल 2001 से पहले की होती तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट। अगर ये गिफ्टेड होती तो प्रीवियस ऑन, वो सारे रूल्स बार बार याद रखो, कहीं भी फिट हो सकते हैं, इन क्वेश्चन पे भी। फिर क्या किया इसने? इसने इस असेट को कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, स्टॉक बना लिया इसने। कन्वर्जन किया इसने 1 मई 2016 में। तब फेयर मार्केट वैल्यू थी इसकी 10 लाख रुपए की 15 लाख थी, ठीक है। और ये स्टॉक सोल्ड, बेच दिया इन्होंने इस ईयर 19-20 में। सेल्स कंसिडरेशन हुआ इसका 18 लाख रुपए। ये आपके 3 स्टेप। तो जब भी स्टॉक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आए तो 3 बात लिख लेना। एक तो खरीदा होगा डेफिनेटली, कन्वर्ट किया होगा, तो कन्वर्ट किया होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू का काम यहां आएगा। किस दिन की फेयर वैल्यू? एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और बेचा होगा तो सेल्स कंसिडरेशन। 3 चीज। अब आपको क्या सोचना है? आप एंटिटी कंसेप्ट लगाओ। क्या एंटिटी कंसेप्ट लगाओ? यहां तक मिस्टर एक्स थे जिनके पास थी, और ये बिजनेस बन गया। तो मिस्टर एक्स ने अपनी असेट बिजनेस को बेच दी। क्या करा उसने? बिजनेस को बेच दी। किस दिन? 1 मई 2016।
तो कायदे से कैपिटल असेट ट्रांसफर तो मई 16 में ही हो गई थी, इसलिए फर्स्ट लाइन में लिखा है ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन द ईयर इन विच कन्वर्जन टुक प्लेस। जिस ईयर में कन्वर्जन होगा ट्रांसफर तो इसी दिन माना जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे डेट ऑफ ट्रांसफर, यही कहलाएगी डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कायदे से तो टैक्स लायबिलिटी उसी ईयर में आ जाना चाहिए। अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमने टैक्स किस ईयर में राइज किया, व्हेन असेट ट्रांसफर, उस ईयर में 19-20। लेकिन इस बार हम 16-17 में टैक्स लायबिलिटी राइज नहीं होगी। सेकंड लाइन में लिखा है टू टाइप्स ऑफ इनकम अराइज आर कैलकुलेटेड इन द ईयर इन विच स्टॉक इज इन ट्रेड इज सोल्ड। जब बिकेगा तब आप इनकम निकालो, और तब दो तरह की इनकम निकालो। कौन सी दो तरह की इनकम निकालेंगे? तो 19-20 में, 19-20 में हम दो इनकम निकालेंगे, एक बिजनेस इनकम और एक निकालेंगे हम कैपिटल गेन की इनकम। कैपिटल गेन में हमें चाहिएगा सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन। तो इसे कैपिटल गेन का फॉर्मेट है, बस कैपिटल गेन में और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा खर्चे। इधर बिजनेस इनकम में क्या होता है? बिजनेस इनकम में पीएनएल अकाउंट बनता है। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इससे प्रॉफिट आ जाता है वहां पे। सिंपल ये कंसेप्ट है ना। पीएनएल बना के करोगे तो पीएनएल डेबिट और क्रेडिट करती है। इतना सा सोचना है आपको बस। क्या लिखा थर्ड पॉइंट? फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 15 लाख इस विल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। तो सेल्स कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, दैट इज 15 लाख रुपए सेल्स कंसिडरेशन। यानी एक तरीके से मिस्टर एक्स ने अपने असेट बिजनेस को बेच दी 15 लाख में, ठीक। तो आपके लिए मिस्टर एक्स के लिए ये सेल्स हो गया, और बिजनेस के लिए वही क्या हो गई? वही फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन कन्वर्जन डेट, वही 15 लाख रुपए इधर कॉस्ट हो गई। यानी बिजनेस ने खरीद लिया तो आपने बेचा, और बिजनेस ने खरीद लिया तो आपके लिए सेल, बिजनेस के लिए कॉस्ट, ठीक। फिर बिजनेस में बिका कितने में? 18 लाख रुपए में बिका है। तो एक्चुअली स्टॉक बिका ना, तो स्टॉक बिका तो स्टॉक तो इधर आएगा ना, इधर थोड़ी ना। तो 18 लाख में बिका 15 में, और वहां को इंडेक्शन ये सब झंझट होते हैं। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट तो नॉर्मल बनता है, जितने इनकम में क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस से डेबिट कर दो। तो 3 लाख रुपए की तो हो गई बिजनेस इनकम। क्या कहलाएगी ये बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा। और कैपिटल गेन निकालने के लिए मुझे सेल्स कंसिडरेशन तो मिल गया। ये रूल एक्चुअली सेल्स कंसिडरेशन का, सेल्स क्या माने? कॉस्ट तो आपका नॉर्मल रूल ही सी। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म है, क्यों? क्योंकि जून 10 में खरीदा और जून मई 16 में बेचा, तो लॉन्ग टर्म है ना। ये डेट ऑफ एक्विजिशन है और ये डेट ऑफ ट्रांसफर है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर के बीच में अगर लैंड बिल्डिंग है तो 24 महीने देखते हैं, ज्वेलरी है तो 36 महीने देखते हैं, शेयर्स लिस्टेड है तो 12 महीने देखते हैं, है ना। तो वो रूल अपनी जगह है। तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन और ये डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कॉस्ट होगी कितनी? 10 लाख डिवाइडेड बाय इंडेक्स 10-11 का। 10-11 का इंडेक्स हम ले लेते हैं। 10-11 का इंडेक्स था 167, और इंटू कर देते हैं हम इंडेक्स से। इंडेक्स आपका है 264। अब आप आश्चर्य करेंगे, सर आप अब तक तो हर बार यहां पर 289 लिखते हैं, इस बार 264 क्यों लिख दिया? हालांकि क्वेश्चन में 19-20 में कर रहा हूं, लेकिन बात यह है, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन है। ऐसे 3 एक्सेप्शन बताऊंगा 3 जगह पे। बाकी सब क्वेश्चन में 289 लिखोगे करंट ईयर का इंडेक्स, लेकिन यहां 264 क्यों? क्योंकि एक्चुअली डेट ऑफ ट्रांसफर तो 16 मानी गई ना, तो 16-17 का इंडेक्स आएगा। इंटू हम किससे करते हैं? इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट ट्रांसफर्ड। बट टैक्स वहां नहीं लगा, क्योंकि टैक्स पोस्टपोन कर दिया उन्होंने 19-20 तक। जब तक आपके पास पैसा एक्चुअली रियलाइज तो हो सकता है आपका मूड बदल जाए और वापस अपनी स्टॉक को बदल के फिर कैपिटल एसेट्स में ले जाओ,
फिर से अपनी ज्वेलरी उठा के दुकान से फिर अपने घर ले जाओ। इसलिए एक्चुअली जब तक बिका नहीं तब तक लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, लेकिन कायदे से लायबिलिटी अराइज वहीं हो जाना थी, क्योंकि कन्वर्जन उसी को मानते हैं, ट्रांसफर वहीं पर मानते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना, आप इंडेक्शन यहां तक होगा। तो ये आएगा आपका कैपिटल गेन और ये आएगा आपका बिजनेस इनकम। ये कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बोला एक ही वर्ड याद रखना है आपको। आप इतना सारा सब कुछ भूल भी जाए तो इतना सा याद रखना कि फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी सेल्स कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन पर्पस एंड द सेम वैल्यू इज कॉस्ट फॉर बिजनेस इनकम पर्पस, दैट्स ऑल। बाकी सब रूल्स अपनी जगह पर है, ठीक। और इसके लिए आप सिंघानिया में पेज नंबर 311 पर सबसे टॉप पर P1 एक ही क्वेश्चन दिया एक्चुअली, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इमेजिनरी फिगर से बताया, क्योंकि अगर वो मैं करवाया था तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचता। तो P1 एक ही क्वेश्चन दिया, वो आप करना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले लिख लेना है आपको, लिखने के बाद फिर इस तरीके से अरेंज करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, इसी पेज नंबर पर सेकंड नंबर पॉइंट। ये बहुत समरी फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आप बस यहीं से देखते जाएं। और स्टडी मटेरियल में अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फर्म्स असेट इनटू पार्टनर्स एंड वाइस वर्सा। अब जब फर्म बनती है, फर्म, तो एक पार्टनर मिस्टर ए मिस्टर बी इस फर्म को बनाने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट में ये कैश लाया और ये अपने पास, इसके पास मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, वो लेकर आया, ठीक है। ये कैश लेकर आया और ये मशीनरी लेकर आया। ये मशीनरी इसने आज से कुछ साल पहले खरीदी थी सपोज, और ये मशीनरी इसने सपोज 10-11 में खरीदी थी 5 लाख रुपए में, और ये मशीनरी इधर लेके आया, और ये नॉन डेप्रिशिएबल है, थोड़ी देर के लिए अपन ये समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि डेप्रिशिएशन वाली अगर बात हुई तो फिर वो ब्लॉक कंसेप्ट वगैरह आ जाएगा। तो नॉन डेप्रिशिएबल है, या फिर अभी मैं इसको बिल्डिंग मान लेता हूं। तो ये बिल्डिंग थी जो इसने 5 लाख में खरीदी थी 10-11 में। ये बिल्डिंग इसने कंट्रीब्यूट कर दी फर्म में एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टार्टिंग में या बीच में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसने अपनी असेट फर्म को ट्रांसफर की, तो ये ट्रांसफर है कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो यस इट इज ट्रांसफर। व्हेन एवर पार्टनर कंट्रीब्यूट टू फर्म एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड वाइस वर्सा। मतलब जब फर्म इनको वापस करेगी ये बिल्डिंग या कोई भी एसेट, तो फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिसॉल्यूशन के टाइम पर या रिटायरमेंट के टाइम पर। तो फर्म जब इनको ट्रांसफर करेगी तब भी वो ट्रांसफर है, तब भी कैपिटल गेन लगेगा। तो पहले एक केस समझाता हूं मैं आपको, व्हेनेवर पार्टनर कंट्रीब्यूट टू फर्म। तो ये 5 लाख रुपए की एसेट इसने दी फर्म को। फर्म क्या करती है कि एंट्री करती है फर्म, इससे कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैश में तो कोई वैल्यूएशन होता नहीं, ये जितने लाएगा उतने लिखेंगे। लेकिन बी जब लाया तो बी केस में क्या लिखेंगे, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने बिल्डिंग किराए पर नहीं दी, बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी फर्म को, है ना। ऑनरशिप अब किसकी होगी, फर्म की। इन केस अब इन फ्यूचर जब डिसॉल्यूशन होगा तो ये बिल्डिंग अकेले बी की नहीं, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी सारे पार्टनर्स में। तो फर्म ने इसकी कुछ वैल्यू तो लिखी होगी यहां पर। 5 लाख के असेट इसने फर्म को दी मान लो 15 लाख रुपए में, तो फर्म ने 15 में लिखी। और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी, फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो 17 लाख रुपए थी इसी दिन, जिस दिन इसने फर्म बनाई। 19-20 में ऐसा होगा, 19-20। तो जिस दिन फर्म बनी या जिस दिन इसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उस दिन अब 3 वैल्यू हो गई आपके पास। कॉस्ट 5 लाख की थी, कन्वर्जन के दिन फेयर मार्केट वैल्यू 17 लाख थी व्हेन असेट ट्रांसफर बाय पार्टनर टू फर्म, और रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म 15 डे। तो अब हम जब कैपिटल गेन निकालेंगे बी के लिए, असेसी कौन होगा, बी। असेसी कौन होता है, हमेशा बेचने वाला, ट्रांसफर, खरीदने वाला नहीं।
तो बी ने बेचा तो बी के हैंड्स में कैपिटल गेन निकालते हैं। सेल्स कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट तो 5 लाख है, 5 लाख का इंडेक्शन हो जाएगा 289 डिवाइड बाय 10-11 का जो भी इंडेक्स होगा उससे इंडेक्शन पे। सेल्स क्या माने हैं, कितने में बेची इसने, 17 लाख माने कि 15 माने, तो एक ही लाइन में आंसर, बस ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, याद भी नहीं रखना है, ठीक है। एक ही लाइन याद रखना है, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू फर्म, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म एज वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको 15 लाख रुपए सेल्स मानना है, फेयर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, आप खुद सोचो ना, वैसे भी किस बिल्डिंग के बदले में इसको 15 लाख की क्रेडिट मिली फर्म में, यानी फर्म में पार्टनर बन गया 15 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, तो कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न, तो बिल्डिंग के बदले में क्या मिला, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो 15 लाख वैल्यू हुई ना, इसलिए 15 से मतलब रखना है, 17 से कोई मतलब नहीं, और इंडेक्सेशन करके और लेस कर देंगे, ये कैपिटल गेन हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ बी। अब उल्टा क्या, उल्टा ये कि जब पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है या फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, एनी के फर्म टू पार्टनर, अब मैं बात कर रहा हूं फर्म टू पार्टनर, रीजन कुछ भी हो, डिसॉल्यूशन हो, रिटायरमेंट कुछ भी, तो फर्म ने अपनी बैलेंस शीट में से एक असेट, सपोज बिल्डिंग, जो इनकी बुक में यानी बुक वैल्यू 5 लाख रुपए, ये बुक वैल्यू कहलाती है, बुक्स में कितनी लिखी है 5 लाख। तो आपने देखा होगा डिसॉल्यूशन पे सारे एसेट किसमें बांट दी जाती है, पार्टनर में। कई बार डिसॉल्यूशन के क्वेश्चन किए होंगे, तो या तो एसेट सारी बेच के कैश बांट दो, या फिर बिल्डिंग टेकन ओवर बाय ए, स्टॉक टेकन ओवर बाय सो एंड सो, तो ऐसे होता है। तो कोई बिल्डिंग अगर आपने पार्टनर को दी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन और एनी अदर, तो अब बुक वैल्यू 5, फेयर मार्केट वैल्यू 8, और वहां लिखा रहता था अक्सर क्वेश्चन में डिसॉल्यूशन के कि बिल्डिंग टेकन ओवर बाय पार्टनर एट एग्रीड वैल्यू सो एंड सो। तो एग्रीड वैल्यू यानी फर्म और पार्टनर के बीच में एग्रीड वैल्यू जो हुई, वो एग्रीड वैल्यू है मान लो 7 लाख, और उसकी एंट्री भी करते थे फर्म की बुक्स में। क्या एंट्री करते थे, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, तो बुक्स में कितनी रिकॉर्ड हुई 7 लाख पे, फेयर वैल्यू कितनी थी 8, बुक वैल्यू कितनी है 5। अब कैपिटल गेन किसके लिए निकालेंगे, फर्म के बुक्स में, क्योंकि फर्म इज द असेसी, ट्रांसफर कौन है फर्म, तो फर्म के लिए कैपिटल गेन निकालना है सेल्स कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये डेप्रिशिएबल असेट होगी तो वही अपना सेक्शन 50 सब सेक्शन 1-2 लग जाएगा, ब्लॉक कंसेप्ट, तो कॉस्ट की बात नहीं, कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं। सेल्स क्या माने, 5 की चीज 8 में बेची कि 5 की 7 में बेची, तो अब यहां एक लाइन लिखी हुई है सेक्शन 45 सब सेक्शन 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय फर्म टू पार्टनर ऑन डिसॉल्यूशन और अदरवाइज, ऑफ को और कर लेना, ऑन डिसॉल्यूशन और अदरवाइज, यानी सारे केस आ गए, डिसॉल्यूशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, व्हेनेवर फर्म ट्रांसफर टू पार्टनर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां 8 लाख को कंसिडरेशन मानेंगे, 7 लाख से कोई मतलब नहीं। हाँ, आप बोलोगे सर कैसे अजीब रूल, ऊपर फेयर वैल्यू इग्नोर कर दी और यहां फेयर वैल्यू ली, तो यहां लॉजिक ये है कि भाई अगर ये नहीं लेते तो पार्टनर और फर्म, अल्टीमेट फर्म को अगर टैक्स लगेगा तो बर्डन तो किस पे आएगा, पार्टनर पे। तो हो सकता है पार्टनर फर्म का टैक्स कम लाने के लिए जानबूझ के उल्टा 5 लाख की चीज 1 लाख में ले लेता, तो आपके 1 लाख में लिखते तो लॉस हो जाता। तो ये तो पार्टनर टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर सकते क्योंकि फर्म भी तो उसी की है, इसलिए यहां फेयर वैल्यू का रूल आया। क्या आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, आपकी एग्रीड वैल्यू तो डेफिनेटली मैनिपुलेटेड होगी, कम वैल्यू होगी, आपने जानबूझकर टैक्स बचाने की कोशिश की होगी, इसलिए यहां फेयर वैल्यू का रूल आया। और 5 लाख या तो इसका इंडेक्शन करेंगे, अगर होगा इंडेक्शन 289 डिवाइड बाय जो भी ईयर वेयर दिया हो, और अगर डेप्रिशिएबल असेट होगी तो वही अपना सेक्शन 50 सबसेक्शन 1-2 लग जाएगा। ठीक, ये कंसेप्ट है, बहुत छोटे छोटे है, कुछ खास काम के नहीं, बट फिर भी पढ़ना चाहिए। इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सिंघानिया में यहीं पर 311 पेज नंबर में मिलेंगे,
P1 और एक और P1 नीचे भी मिलेगा। ठीक है, अब अगला बड़ा टॉपिक हमारा होगा कंपल्सरी इक्वेशन ऑफ अ सेट। कंपल्सरी इक्वेशन ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में समझाऊंगा आपको। ठीक, तब तक आप यहां तक रिवाइज करें। अगर हमारी क्लास लाइव क्लास चल रही होती भी तो मैं आपसे ये सारा पूछता, लेकिन मैं आप सब पे पूरा भरोसा कर रहा हूं कि आप सब लोग ईमानदारी से कर रहे होंगे। ये समझ लो मैं एक तरीके से आपसे पूछ रहा हूं कि चलिए बताइए, आज टेस्ट है, मान लो ओरल टेस्ट है कि सारे रूल्स बताइए, तो आप सारे रूल्स रिवाइज करके रखें। सेक्शन 45 सब स्टार्टिंग सेक्शन से लेके बेसिक अभी तक जो भी समझाया रिवाइज करेंगे। इसमें बहुत वेराइटी आप समझो, कभी पार्टनरशिप कहा जाता है, कभी कन्वर्जन कहा जाएगा, अभी कंपल्सरी इक्वेशन और बहुत सारी वेराइटी। आप एक बार पेज पलट के नोट्स पढ़ के देख लेना। जब सब हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने सैलरी हेड में कहा था, अलाउंसेस ढेर सारे आ गए, परक्यूजिट तो प्रैक्टिस की तो याद हुए, वरना सब अलाउंस और परक्यूजिट मिक्स किए थे आपने स्टार्टिंग में। ऐसे यहां भी होगा, इसलिए पहले आप ढंग से बिल्कुल एक एक रूल अलग अलग, कोई रूल सेल्स कंसिडरेशन का है, कोई रूल कॉस्ट का रूल है। दो ही रूल मेन है, कभी सेल्स इसको मानना है, कभी कॉस्ट इसको मानना है। बस ध्यान से सबको रिवाइज कर लें, एक बार कॉपी के पेज पलटा लो अपने। और अब तो लॉकडाउन में दुकानें खुल चुकी है, लॉकडाउन खुलने के बाद, तो आप ये जो नोट्स मैंने आपको दिए थे उसकी प्रिंट आउट ले आए, प्रिंटिंग करवा ले कहीं पर भी जाके, ज्यादा इजी रहेगा और फिर लिख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक, थैंक यू सो मच।